हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारी न्यू बुक आई है हरियाणा शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड। जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के छठी क्लास के, उनका न्यू एडिशन आया भाई बुक का, सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत फर्स्ट। इसको हम करेंगे। देखिएगा, ये आपकी न्यू बुक है। देखो भाई, स्टार्टिंग करने से पहले इसने बताया है इतिहास की पृष्ठभूमि। इसने बताया है कि इतिहास कब, मानव का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। पाषाण काल से शुरू होता है। सभी को पता होगा कि जब मानव असभ्य था, बर्बर था, उसे अग्नि का आविष्कार नहीं था, कच्चा मांस खाता था, जंगलों में रहता था और कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करता था। एक चैंपियंजी से मानव चैंपियंजी गोरिल्ला से एक मानव में विकसित हुआ है, आप सभी को पता है। वो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? पाषाण काल, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक को पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। इसके बाद जो समय आता है वो आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता का, या सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हम आधे इतिहास में रखते हैं। आधे इतिहास का मीनिंग क्या होता है कि लिपि का ज्ञान तो था, उन्हें लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन हम उनसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। उनके साहित्यिक स्रोत हमारे पास नहीं है। सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ जो उनके जो जो उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, उनके जो मकानों के स्ट्रक्चर हैं, उनको देखकर ही हम उनके बारे में बता सकते हैं। देखिए, पहला लेसन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में। इसके अंदर क्या बताया गया है कि नदियों का सभ्यता से संबंध क्या है। जो नदियां हैं, जो नदियां निकलती हैं, उसका सभ्यता से क्या संबंध रहेगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता, नगर योजना, भवन निर्माण, जीवन शैली और शिल्पकला एवं व्यापार, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें फर्स्ट पेज में एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते अपने पापा को कहता है, पापा क्या आप मेरे लेख को जांच सकते हैं? उसके पापा कहते हैं, हाँ हाँ जी, दिखाइएगा। उसके बाद में कहता है, सागर, इस लेख में यह भी जोड़ना जरूरी है कि सभी सभ्यताएं अपने बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही पनपे हैं। क्यों पनपे हैं नदियों के किनारे? ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि भाई आप सभी लोगों को पता है कि नदियों के किनारे कस्बे या लोगों की बस्तियां इसी प्रकार से दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि एक तो वहाँ पर जल का स्रोत होगा, एक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, उससे जो समतल मैदान है, जो मैदान का निर्माण होगा, वहाँ पर अच्छी कृषि की पैदावार की जा सकेगी। क्योंकि उस समय पर मानव का का जीवन का आधार था वो कृषि ही था। इसके अलावा वो अपना कोई दूसरा काम नहीं कर पाता था। ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी की उपस्थिति आज से 5000 साल पहले मानी जाती है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर सबसे पवित्र नदी और सबसे ज़्यादा बार जिक्र किस नदी का मिलता है? हमें सरस्वती नदी का ही मिलता है। यह हिमाचल प्रदेश के आदि बद्री से निकलती है और फिर यमुनानगर में प्रवेश करती हुई हिसार, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सरसा से बहती हुई राजस्थान में गुजरती है और फिर यह अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी आती है सिंधु नदी, जो चाइना के अंदर अमरकंटक नामक स्थान है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और फिर वह भारत के अंदर इसका लगभग 30% हिस्सा, 30% हिस्सा इसके भारत के अंदर बहता है। बाकी जो हिस्सा रहता है इसका, वो वर्तमान में कौन सी जगह पर है? पाकिस्तान में है। लेकिन 1947 से पहले 1947 से पहले जब भारत को फ्रीडम नहीं मिली थी, भारत को फ्रीडम नहीं मिली थी, तब ये किसके अंडर में आता था? हिंदुस्तान के अंडर में ही आता था भाई क्षेत्र। देखिएगा, ये दिखाया गया इन्होंने सरस्वती नदी का प्रवाह का क्षेत्र ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये सरस्वती नदी यहाँ आदि बद्री से निकली। फिर ये बनावली जो हड़प्पा कालीन नदी के किनारे
देखिएगा नदी के किनारे क्षेत्र है, वो कस्बा है, एक बस्ती है बनावली, फिर ये कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, फिर ये जैसलमेर है, फिर ये यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला रीजन आ गया, पाकिस्तान में हड़प्पा है, यहाँ पर जुकर संस्कृति है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, बालाकोट है, और फिर ये ऐसे आगे चलकर अरब सागर में गिर जाती है भाई। तो देखिएगा इन नदियों के किनारे पर ही बस्तियां हमें विकसित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन ये जो कस्बे हैं, ये जो नगर हैं, संस्कृति हैं, सांस्कृतिक नगर, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे पहले एविडेंस कहाँ पर मिले थे हमें? हड़प्पा नामक स्थल पर मिले थे। किस प्रकार से मिले थे? ये कहानी के रूप में भाई किसी इंजीनियर के द्वारा यहाँ पर एक स्थान है लाहौर नामक, 1947 से पहले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, कंप्लीटली एक ही कंट्री होता था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाते समय वहाँ पर उनको कुछ रोडों की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने पास एक टीले से रोडें उठाना शुरू कर दिया। तो उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुअवशेष प्राप्त हुए, तो उन्होंने उनको कहाँ भेज दिया? हमारे उस समय पुरातत्व के जो जनरल थे लॉर्ड कनिंघम, उनके पास भेज दिया। उन्होंने जांचने के बाद पता चला कि ये तो बहुत ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। तो इस प्रकार से कहानी रूप में इस हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज हुई। ठीक है भाई, ये हड़प्पा नामक नगर रावी नदी के किनारे पर है। फिर जो दूसरा जो नगर की खोज हुई वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ज़्यादातर संस्कृति सिंधु नदी किनारे के होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक पहला नगर मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और भारत के अंदर ज़्यादातर जो इसकी बस्तियां हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिली हैं? सरस्वती नदी के किनारे मिली है। इसके कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं भाई। ठीक है भाई, हड़प्पा नामक नगर की जो खोज हुई है वो 1921 में हुई है, और मोहनजोदड़ो की 1923 में किसने की है भाई? इसकी दयाराम साहनी ने इसकी की है राखलदास बनर्जी ने। इसके बाद आगे आता है जो पढ़ चुके हैं आगे नगर योजना। इसकी नगर योजना कैसी थी भाई? इसकी नगर योजना अगर आज हम कंपेयर करें तो आज जो हमारा जो चंडीगढ़ शहर है, कोई कभी चंडीगढ़ कभी गए हो आप लोग, तो आप लोग उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि चंडीगढ़ कैसा है। प्री प्लानिंग मतलब कोई चीज़ हम लोग जब बनाते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग बना लेना, उसका मैप बना लेना कि ऐसे ऐसे हम इसको बनाएंगे। कि आज से 5000 साल पहले इन लोगों ने प्री प्लानिंग इस शहर को बसाया था, किस प्रकार से बसाया था, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। देखिएगा नगर योजना के अंदर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर ये जो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है, क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार मिला है भाई। क्या मिला है? इसको विशाल स्नानागार कहते हैं। इसके अंदर दो उत्तर और दक्षिण की तरफ से इसके अंदर इसके अंदर पेड़ियाँ बनाई गई है नीचे उतरने के लिए। इसके अंदर कोई धार्मिक स्नान किया जाता रहा होगा, कोई धार्मिक पर्व के ऊपर इसका यूज़ किया जाता होगा। इसको पानी को भरने के लिए साइड में इसके कुआं बनाया गया है, और इसके पानी को बाहर निकालने के लिए, सफाई करने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। इसको जिप्सम और प्लास्टर से पोता गया है, ताकि इसका पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है ताकि इससे पानी का रिसाव ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को, नगर योजना में देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात आती है भाई सड़कें। इसकी जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, वो 33 फीट की हैं। इसकी जो मुख्य सड़कें रहेंगी वो कितने फीट की रहेंगी? 33 फीट की। देखिएगा ये मुख्य सड़क है 33 फीट की है। जो बाकी जो सड़कें रहेंगी वो 13 फुट या 9 फुट या 12 फुट की रहेंगी। जो लिंक रोड जिसको हम कहते हैं, गलियाँ जो गाँव के अंदर या शहरों के अंदर ले जाती हैं। ठीक है भाई, एक होता है मेन रोड, एक होता है लिंक रोड। ये लिंक रोड है, ये कितने फीट के रहेंगे? 9 या 12 फीट के रहेंगे। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये यही है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की, कि ये सभी की सभी जो सड़कें हैं वो किसके ऊपर काटती हैं? समकोण के ऊपर काटती हैं। ये आड़ी टेढ़ी गलियां हमें जैसे गांव की तरह या शहरों की तरह आड़ी टेढ़ी गलियां हमें नहीं देखने को मिलती हैं भाई। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसके सीवरेज सिस्टम की। सीवरेज सिस्टम में क्या है भाई? देखिएगा
कि आज आप लोग सभी देखते होंगे कि गांव में घरों में जो गंदा पानी होता है, वेस्ट वेस्ट वाटर होता है, जो कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, वो पानी अगर वेस्ट होता है वो गलियों नालियों से बाहर निकालते हैं, तो वो नालियों की खुली अवस्था में देखने को मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों में सीवरेज सिस्टम बहुत ही अच्छे से उत्तम श्रेणी का में दिखाई देता है। 1 बाई 1 की गहराई और चौड़ाई होते हुए इसको ढका जाता था, और ये सभी की सभी नालियाँ एक बाहर बड़े नाले में जाके मिल जाती थी, जो इस शहर का पानी को बाहर ले जाता था। इसके बाद आती है इसकी भवन निर्माण। जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण में रसोई घर, घर के अंदर ही आज हम आप लोग देख रहे होंगे कि आज अपने घरों के अंदर क्या बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, स्नानागार बनाते हैं। आज से 50 साल पहले घरों में किसी के शौचालय नहीं होता था, लेकिन 5000 साल पहले जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं, तो उनके घरों के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, ये सभी की सभी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इन घरों का जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो मेन गली में न खुलते हुए लिंक जो गली होती थी उसके अंदर खुलता था, और इस प्रकार खुलता था कि कोई बाहर से जाने वाला व्यक्ति हो वो डायरेक्ट हमारे मकान के आंगन के अंदर न झाँक पाए। जैसा कि आज भी हम अपने मकानों के अंदर देखते होंगे कि हम इस प्रकार से मकान बनाते हैं कि जो हमारा जो मेन गेट होता है घर का, वो इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब उसको खोलते हैं तो डायरेक्ट हमारे जो मकान है उसके अंदर तक, आंगन तक ना दिखाई दे बाहर वाले को। इसी प्रकार बनाते हैं। तो ये व्यवस्था हमने हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। रही अब बात आती है इसके समय की, भाई गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है। इसके अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 वर्ष माना जाता है। मार्टन व्हीलर के अनुसार 2000 वर्ष से 1500 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई खोजें हो रही हैं, अब सरस्वती नदी के किनारे बहुत से नए नए नगर भी मिले हैं, जिसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 8000 साल पुरानी इस सभ्यता को हम कह सकते हैं, क्योंकि 2500 साल तो हमारे एडी के ही निकल गए। 1 ईस्वी के बाद लगभग 2022 तो यही आ गया। इससे पहले लगभग 5000 साल पहले तो यूँ लगा लो 8000 साल पुरानी ये सभ्यता रही होगी। इसके बाद बात आती है कृषि की। कृषि का पता हमें कैसे से चलता है कि भाई ये लोग कृषि करते थे, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें दाल, जौ, गेहूँ, धान, तिल, इन सभी के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें कार्बनकृत, मेहरगढ़ नामक एक इसका स्थल है। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं भाई, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो लोग थे वो चावल की खेती करते होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हमें खिलौने मिले हैं। खिलौनों के रूप में क्या मिला है? हल मिला है, और ये कृषि उपकरण मिले हैं भाई कांस्य के। इससे हमें अनुमान लगाते हैं, देखिएगा ये मिट्टी का हल बनाया गया है खिलौने के रूप में। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को के बारे में जानता है तभी उसका चित्रांकन या उसका नमूना बना सकता है, उसका खिलौना बना सकता है। अगर कोई किसी से अपरिचित होगा तो थोड़ी ना बना पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का हल का वो यूज़ करते होंगे। और किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे जो औजार हमें दिखाई दे रहे हैं, हंसिया है, कुल्हाड़ी है, ये सभी के सभी जो कृषि औजार हैं ये कांस्य के धातु के बनाए गए हैं, क्योंकि हड़प्पा के लोग जो परिचित धातु थी वो कांस्य थी, और ये कांस्य के धातु का प्रयोग करते थे। ये सभी की सभी चीज़ें वहाँ से मिलने वाले बैलगाड़ी खिलौने के रूप में, ये सभी की सभी चीज़ें यह हमें अनुमान लगाने को मजबूर करती हैं कि सब वहाँ पर हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि करते थे और इन चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। इसके बाद बात आती है पशुपालन की। पशुपालन में लोग ऊँट, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि सभी को पालते थे। उनका जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था। कुत्ते को सबसे सर्वोपरि माना गया है, उनका सबसे प्रेमी पशु माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि एक स्वाधान क्या होता है भाई? जिसके अंदर वो लोग मर जाने के बाद उनको दफनाया जाता था, उसको स्वाधान कहते हैं। उसके अंदर जो कब्रगाह है, ये कब्रगाह है, कब्रगाह के अंदर कुत्ते का सम भी मिला है, क्योंकि मानव के साथ उसको साथ दफनाया गया था। तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि कुत्ता इनका सबसे प्रिय रहा होगा। इसके साथ ये लोग ऊँट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का भी पालन करते थे।
इन सभी के जीवाश्म का अवशेष मिलना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मृद भांड होते थे, जो मटके हैं, इन मटकों के ऊपर ये देखिएगा, ये मटके हैं, इस प्रकार के जो मटकों के ऊपर इनका चित्रांकन हमें मिलता है। कहीं पर खरगोश का, मछली का, पत्ते का, पीपल के पत्ते का, हिरण का, जिससे हम अनुमान लगाते हैं ये लोग इसी प्रकार से इन चीज़ों का पशुपालन करते होंगे। ये देखिएगा भाई, कांसे के बर्तन हमें दिखाई देते हैं। ये तराजू है, इस प्रकार से माप का प्रयोग किया जाता था। तराजू के साथ ये बाट हमें मिले हैं एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान। ठीक है भाई। अब बात आती है श्रृंगार की। हार श्रृंगार में ये दर्पण देख लीजिएगा भाई, तांबे का दर्पण है। ये तांबे का दर्पण हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका प्रयोग करते थे। और ये कंघा है जो बाल संवारने के काम आता था। आज के समय में हम स्वर्ण धातुओं का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आभूषणों का। तो उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता के जो धनी लोग होते थे, वो कीमती बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए हारों का श्रृंगार करते थे। ठीक है भाई। ये गहने उनके बहुमूल्य पत्थरों के मिले हैं, जिनमें से सेफ्टिक हो गया, लेपिस लुजली हो गया। अलग अलग प्रकार के कीमती जो पत्थर होते थे, जो बाहर अफगानिस्तान आदि कंट्री से आयात किए जाते थे, उनसे बनाए जाते थे। इनका धनी वर्गों के द्वारा यूज किया जाता था। इसके बाद बात आती है भाई, हड़प्पा सभ्यता से हमें एक ये मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता से हमें मूर्ति मिली है जो एक शाल ओढ़े हुए है, फूलदार एक शाल ओढ़े हुए है, खंडित रूप में है। इसको कोई विद्वान पुरोहित बताता है, कोई यहाँ का शासक बताता है, तो कोई यहाँ का इसको पुजारी बताता है। अलग अलग प्रकार से इसके बारे में बताया गया है भाई। अलग अलग प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो क्या करते थे भाई, कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। किस प्रकार से, जैसे कृषि करेंगे, कृषि करने से कपास पैदा होगी, या फिर कपास पैदा हुई, वो कच्चा माल ही हो गया। अब वो कपास से क्या बनाएंगे, कपड़े वगैरह बनाएंगे, फिर उनका आयात करेंगे, निर्यात करेंगे। इसी प्रकार अफ़गानिस्तान, ईरान आदि जो देशों की जो सभ्यताएं थी, वहाँ से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। गुजरात और ईरान, अफ़गानिस्तान से किया जाता था भाई। अब बात आती है फियांस नामक धातु। ये क्या है? फियांस इस प्रकार से बनाया जाता था। बालू, रेत, सेप्टिक पत्थर का चूर्ण और उसके अंदर गोंद मिलाकर और तांबे की मात्रा उसके अंदर मिलाकर इसको बनाया जाता था, ताकि उसका हरा रंग बना रहे। और उससे बनाने के बाद उससे आभूषण, उससे बर्तन और उससे खिलौने बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ताकि इन कीमती धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रयोग धनी वर्ग के लोग ही ज़्यादातर हमें करते थे। ये देखने को हमें मिलता है भाई। ये देख लीजिएगा, फियांस से बना हुआ एक नमूना। इसके बाद बात आती है भाई भंडार गृह है। यहाँ पर एक चबूतरा है, भंडार गृह के रूप में दिखाया गया है। ये लोथल बंदरगाह, हमने व्यापार की बात की है भाई। ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों से किस प्रकार लैंड मार्ग तो होता नहीं था उस समय इतना, लेकिन जहाज़ों के द्वारा आयात किया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था। तो ये जो लोथल के अंदर जो हमें एविडेंस मिले हैं, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और गुजरात के साथ समुद्र लगता है। तो यहाँ पर ये बंदरगाह है, और इस बंदरगाह पर मिलने वाले वस्तुओं से पता चलता है कि मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान आदि जो देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध होते थे, वहाँ से आने वाली जहाज़ें यहाँ पर इस बंदरगाह के ऊपर रुकती थी, और यहाँ से हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ये मुहरे हैं भाई, हड़प्पा मुहरे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप कोई भी चीज़ आप जब मंगाते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं, या कोई भी चीज़ आप लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर एक सील लगी होती है। तो सील के रूप में इस मोहर का प्रयोग किया जाता था भाई। ये मोहर चीनी मिट्टी की बनी होती थी। अगर ये मुहर ऐसी की ऐसी अगर दिखाई देती, तो हमें यह अनुमान हो जाता था कि ये प्योरिटी है चीज़ के अंदर, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर इसको बीच में कोई खोलता था तो ये मुहर टूट जाती थी। यह सिक्योरिटी के रूप में लगाई जाने वाली मुहर होती थी। अलग अलग प्रकार की मोहरें ये बनाई जाती थी। हड़प्पा की ये जो लिपि में जो लिखे हुए जो अंकन हैं, ये हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं।
ठीक है भाई, ये कौन सी लिपि है? चित्रात्मक लिपि हमें हड़प्पा की देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है इनके मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के मनोरंजन की वस्तुओं का खिलौने बनाते थे। जिस प्रकार से धातु के रूप में ये बनाई गई जो चीज़ें हैं, ये क्या है, बैल बना रखा है एक, इसका कांसे का बैल वगैरह बना रखे हैं जिसके नीचे पहिए लगाए हुए हैं। ये देखिएगा सीटी बनाई हुई है एक मिट्टी की। ये बैलगाड़ी का रूप दिया गया है जिसके अंदर दो बुलों को रखा गया है। ऊपर इसके अंदर कुछ मर्द बांध रखे गए हैं। ये देखिएगा शतरंज। शतरंज के अवशेष भी हमें यहाँ से मनोरंजन के खिलौनों के रूप में हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है इसकी तिथियाँ कैसे पढ़ें। एक होता है BC, एक होता है AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है भाई 1 ईस्वी से पहले। अंग्रेज़ों ने क्या किया, तिथि का जब निर्धारण किया तो बोला कि 1 ईस्वी। 1 ईस्वी क्या है, जैसे कि आज जो समय चल रहा है वो किस में चल रहा है, AD में चल रहा है। AD को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स ईस्वी। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, जिस प्रकार से पहले 2021 था, आज 2022 है, फिर 2023 होगा। ठीक है भाई, ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है। इसका कहने का मतलब होता है कि 1 ईस्वी को जीसस का जन्म हुआ था, इसीलिए 1 ईस्वी से आगे टाइम पीरियड की शुरुआत हुई है, जो हम AD में आज जो टाइम पीरियड हमारा जो चल रहा है। इससे जो पहले वाला जो समय है उसके अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम किस में काउंट करते हैं, BC में, बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई है। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जब हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2500 से 1750 है। देखिएगा भाई ये क्या हो रहा है, घटते क्रम में है। BC क्या किस चीज़ में आएगी, घटते क्रम में आएगी, लेकिन AD आएगी वो किस में आएगी, बढ़ते क्रम में आएगी। जैसे 2020, 21, 22, 20 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 22 हो गया। आ गया वैसे उसमें। इस प्रकार से भैया हमारा लेसन था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसमें अपना कमेंट डाल सकता है। अपना इसके ऊपर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को बार बार देखें। और समझ में ना आए तो इस कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप लोग डाल सकते हैं। थैंक यू।